हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखते हैं भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में, तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आप गो थ्रू जरूर होना। भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च कानून दस्तावेज है जो राज्य की संरचना, अधिकारों और कर्तव्यों और शासन के भिन्न पहलुओं को व्यवस्थित रूप से निर्धारित करता है। भारतीय संविधान में कुल टोटल 12 अनुसूचियां हैं, जिसे शेड्यूल कहा जाता है, जो विभिन्न प्रावधान और क्षेत्रों को विस्तार से परिभाषित करता है। अनुसूचियां संविधान की संरचना में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और इन्हें संविधान की प्रणाली को स्पष्ट करने के लिए जोड़ा जाता है। चलो देखते हैं स्टार्टिंग से। पहली अनुसूची के अंतर्गत हम देखते हैं कि पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और क्षेत्र अधिकार को सम्मिलित किया जाता है। पहली अनुसूची भारतीय राज्य के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची है। इनमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, उनके क्षेत्रों की सीमाएं और राजधानी का विवरण होता है। इस अनुसूची में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति और उसके अंतर्गत आने वाली प्रशासनिक क्षेत्रों की विस्तार से जानकारी दी जाती है। अब इसका महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, वो भी देख लेते हैं। इम्पोर्टेंस यह है कि यह सूची भारतीय संघ की संरचना को स्पष्ट करती है और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की पहचान करती है। संविधान में संशोधन के दौरान जब किसी नए राज्य का गठन होता है या कोई क्षेत्रीय परिवर्तन होता है तो उसे पहली अनुसूची के अंतर्गत रखा जाता है। सेकंड है दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची के अंतर्गत राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीशों और अन्य संवैधानिक पदों के वेतन और भत्ते को सम्मिलित किया गया है। दूसरी अनुसूची भारतीय संविधान में सरकारी अधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और न्यायाधीश के वेतन, भत्ते और पदों की सुस्पष्ट करता है और उनकी सुरक्षा को निर्धारित करता है। इनमें उनके अधिकार और कर्तव्य को भी दर्शाया जाता है। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, यह सूची सरकारी अधिकारियों के लिए पारदर्शिता और समान सुनिश्चित करता है ताकि उन्हें उनके पद के अनुसार उचित वेतन मिल सके, सुविधा मिल सके। साथ ही यह संविधान में इन अधिकारों की रक्षा किया जा सके ताकि अधिकारी अपना कार्य बहुत अच्छे तरीके से कर सके। तीसरी अनुसूची इसके बाद है। तीसरी अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदों की शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप को दर्शाता है। तीसरी अनुसूची लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण करने के लिए आवश्यक विवरण इसके अंतर्गत दिया गया है। इसमें शपथ पत्र की शब्दावली और उस शपथ को लेने के लिए किए जाने वाली एक प्रक्रिया को अपनाने के संकेतों को दर्शाता है। इसका वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, यह अनुसूची उन उद्देश्यों को सुनिश्चित करता है कि चुने गए प्रतिनिधित्व संविधान के प्रति अपनी निष्ठा और प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से स्वीकारते हैं कि नहीं। यह प्रक्रिया एक संवैधानिक रूप से वैध होती है। चौथी अनुसूची के अंतर्गत देखते हैं राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन। तो किस तरह से आवंटन होता है उसके बारे में, राज्यसभा में राज्यों के सीट का आवंटन किस तरह से होता है उसको शेड्यूल 4 में रखा गया है। चौथी अनुसूची भारतीय संविधान में राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट में राज्य द्वारा भेजे जाने वाले सदस्यों की संख्या को निर्धारित करती है। यह अनुसूची राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए सदस्य की संख्या को निर्धारित करती है। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है ये भी देख लेते हैं। राज्यसभा के गठन में इन अनुसूचियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है।
यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उचित प्रतिनिधित्व राज्यसभा में हो सके, ताकि संविधान की संघीय संरचना को बनाया जा सके और उसे बैलेंस किया जा सके। तो ये इम्पोर्टेंट है इसके लिए। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत देखते हैं, 5वीं अनुसूची क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का प्रावधान। तो ये 5वीं अनुसूची के अंतर्गत दिया गया है। 5वीं अनुसूची में भारतीय संविधान में आदिवासी क्षेत्रों और उसके प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन, है ना, तो इसके बारे में बताया गया है। यह अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों के विशेष अधिकार, संरक्षण और प्रशासन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। इसमें राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों के प्रबंधन और उसके विकास से संबंधित प्रमुख दिशा निर्देश को शामिल किया गया है। इसका इम्पोर्टेंस यह है कि अनुसूचित आदिवासी लोग के अधिकारों की रक्षा करती है और यह सुनिश्चित करती है कि आदिवासी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित कैसे किया जाए और उसको और कैसे बेहतर बनाया जा सके। शेड्यूल 6 से यह दिखाता है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र के लिए प्रशासन कैसा होगा और उसको कैसे बेहतर बनाए जा सकते हैं, इसके बारे में बात करता है। 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजातियों के लिए एक आदिवासी समुदाय के अधिकारों को मजबूत बनाने का प्रावधान रखा गया है। इस राज्य के आदिवासी क्षेत्र को स्वायत्तता देने का प्रावधान है और प्रावधान असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू होता है। इसका इम्पोर्टेंस यह है कि यह अनुसूची आदिवासी समुदाय के अधिकारों को मजबूत करता है और उसे स्थानीय स्वशासन का अधिकार देता है। इसके माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में शांति और विकास सुनिश्चित किया जाता है, जो उसके लिए बेहतर है। 7वीं अनुसूची आगे, 7वीं अनुसूची के अंदर संघ सूची आता है, राज्य सूची आता है और समवर्ती सूची द्वारा विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है। 7वीं अनुसूची भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है जो केंद्र और राज्य के कार्यों को स्पष्ट करता है। इनमें 3 भाग है। केंद्र सूची, केंद्र सूची में केवल केंद्र के विषय के कार्यक्षेत्र सम्मिलित होते हैं। और राज्य सूची, राज्य के कार्यक्षेत्र के विषय सम्मिलित होते हैं, लेकिन समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों के कार्यक्षेत्र सम्मिलित होते हैं। यह संघ सूची जो बनाया जाता है वो केंद्र और राज्य के अधिकारों के नियंत्रण, वितरण और उसके समायोजन को दर्शाता है, जो उसको बेहतर रूप से विकसित करने में मदद करता है। 8वीं अनुसूची भारत में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। 8वीं अनुसूची भारतीय संविधान की उन भाषाओं को सूचित और सम्मिलित करती है जिन्हें आधिकारिक भाषा के रूप में माना जाता है। प्रारंभ में इसमें 14 लैंग्वेजेस थी, उसके बाद धीरे धीरे अमेंड करके उसे 22 लैंग्वेजेस तक आगे बढ़ाया गया। यह अनुसूची भाषाई विविधता को सम्मान देता है और यह सुनिश्चित करता है कि देश की विभिन्न भाषाओं के समान अधिकार को कैसे बेहतर बढ़ाया जा सकता है। 9वीं अनुसूची कुछ कानून और विनियमों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। 9वीं अनुसूची उन कानूनों का उल्लेख करता है जिसके अंदर संवैधानिक न्यायालयों के परीक्षण से बाहर होते हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि कुछ विशेष कृषि सुधार और भूमि सुधार संबंधित कानूनों पर अदालतों में चुनौती न दिया जा सके। यह अनुसूची कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है और यह सुनिश्चित करती है कि कुछ विशेष सुधारों को लागू करने में कानून अड़चनें न आए। तो इसके लिए इसे 9वीं सूची के अंतर्गत रखा गया है। 10वीं अनुसूची क्या बताता है? दल विरोधी कानून, है ना, संसद और विधायक की अयोग्यता के प्रावधान को
इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। 10वीं अनुसूची में विधायक के सदस्यों के अयोग्यता के प्रावधान के बारे में बताया गया है। इनमें विशेष रूप से पार्टी विरोधी गतिविधि एंटी डिफेक्शन लॉ को रोकने के नियम का विवरण किया गया है। यह अनुसूची राजनीतिक स्थिरता को सुनिश्चित करती है और सांसदों और विधायकों के पक्ष और विपक्ष की बदलती हुई स्थिति से निपटने के लिए प्रावधान करती है, जो एक बेहतर संकेत को दर्शाता है। आगे हम बढ़ते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारियों से जुड़े हुए 29 विषय को सम्मिलित किया गया है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं के कार्य और अधिकारों की सूची है। इसमें ग्राम पंचायत और स्थानीय स्वशासन के विभिन्न कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। यह स्थानीय स्वशासन और संवैधानिक स्वीकृति को सुनिश्चित करता है। इसका इम्पोर्टेंस यह है कि यह स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाने में मदद करता है, स्थानीय विकास के कार्यों को सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने का कार्य करता है, जो एक बहुत अच्छा होता है और यह लोकल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा चीज है। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारी से जुड़े हुए 18 विषय पर बात करता है। 12वीं अनुसूची में शहरी स्थानीय निकाय के कार्य और अधिकारों का विवरण दिया जाता है। यह नगर पालिकाओं और नगर निगम को स्वायत्तता और स्थानीय स्वशासन के लिए अधिकार देता है। इसका इम्पोर्टेंस यह है कि यह अनुसूची शहरी विकास, स्थानीय प्रशासन को सुनिश्चित करने में मदद करती है, ताकि शहरी क्षेत्र में स्वच्छता, परिवहन और जल आपूर्ति जैसी समस्याओं का समाधान किया जा सके। तो यह 12वीं अनुसूची उसके लिए कार्य करती है, जो स्ट्रक्चर बनाने में मदद करता है। भारतीय संविधान की 12 अनुसूची देश के शासन की संरचना को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रत्येक अनुसूची का विशेष उद्देश्य है और यह सुनिश्चित करती है कि विभिन्न क्षेत्रों में संवैधानिक प्रावधान का पालन किया जा सके। इन अनुसूचियों के माध्यम से केंद्र और राज्य के अधिकारों का वितरण होता है। स्थानीय प्रशासन की प्रक्रिया और राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखने में यह बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।